हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर। एक्चुअली में जो ये विद है अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये विड हो गया है। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज। ओके। उसी सीरीज में मैं आज फिर से एक नई सीरीज लेकर आया हूँ, एसएससी सीजीएल 22 सितंबर शिफ्ट 3। ठीक है। अगर आपको ऐसी ही सीरीज की अपडेट चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हो, ताकि जो मेरी आने वाली सीरीज है उसके लिए आपको अपडेट मिल जाए। अगर आपको मेरी क्लास की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का। ओके। तो शुरू करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4500 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, यानी कि हमें 5 साल का सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो 5 साल का निकालना वैसे तो मुश्किल है। देखो किस तरीके से निकलेगा, अगर हम देखें तो 4500 मल्टीप्लाई 1 + 10/100, और यहाँ पे समय कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं देखूं तो 4500 मल्टीप्लाई 110/100 और इसकी पावर 5। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं, एक गोल्डन रेशियो। एक रेशियो आपको याद रखना है, वो रेशियो है 5 10 5 1। ओके, ये रेशियो आपको याद रखना है, 5 10 10 5 1। ये एक्चुअली में रेशियो है। मैं फिर से लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, ये 5 10 10 5 1। ये वाला रेशियो आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो फटाफट हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है क्या है कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। 10% को हम 1/10 लिखते हैं, और स्टार्टिंग में जो हमारा प्रिंसिपल है वो 4500 रुपये है। अब ये बताओ 4500 पे 10% जब इंटरेस्ट निकलेगा तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ, और ये 5। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का देखो, ओनली फर्स्ट ईयर का ये जो 5 गोल्डन रेशियो दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर 10% निकाले हम 4500 का तो कितना हो गया, 450 हो गया। वापस से अब 450 का मैं वापस से 10% निकालू तो ये 45 हो गया। 45 का फिर से 10% निकालो तो 4.5 हो गया, ये 0.45 हो गया, और ये 0.045 हो गया। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये 5 साल का अलग अलग सेपरेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करूं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको, इस रेशियो को। तो ये हो जाएगा 2200, यानी कि 2250 रुपये। इसको करूं तो ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 45, और ये जो है हमारा हो जाएगा 225, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2.25, और यहाँ पे ये हमारा एज इट इज रहेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.295, ये वैल्यू आ गई। यस और नो। और अगर मैं इनको जोड़ूं तो 2250 में अगर मैं 450 जोड़ूं तो ये आ जाएगा भाई 2700, और 2745। अब 2745 में 2.295 अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2747। तो ये हो जाएगा 2747.295। तो ये तो हमारे पास ब्याज आ गया। इसका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 4500। अगर मैं इसे 4500 में जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी हमारी 7। ये हो जाएगा 2। अगर मैं ऐड करूं इनको तो लास्ट में 0.3। ठीक है। तो ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, 2 आ गया, और ये 7। 7247 के अप्रोक्स आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। वैसे रेशियो मेथड है, ये बेस्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या भी है और शांत दशमलव दशमलव भी है। शांत दशमलव, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो ये 0.3333, तो ये अशांत दशमलव हो गया। और इसको मैं देखूं तो 0.8, ये तो शांत हो गया, शांत दशमलव है, साथ में ये परिमेय संख्या भी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यदि पाई तो हमारा 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। और ये √3 हो गया, तो √3 भी हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। सॉरी, √3 हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है 5 की स्पीड से, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है 6 की स्पीड से। हमें बताना है उसकी औसत गति। तो औसत गति मतलब औसत स्पीड, स्पीड के लिए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो पहले तो वो चल रहा है 6 किलोमीटर और फिर चल रहा है वो 8 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई हमारी 14। अगर मैं समय निकालूं पहले डिस्टेंस में, तो 6/5, 6 किलोमीटर चलता है 5 की स्पीड से, प्लस 8 किलोमीटर चलता है 6 की स्पीड से। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 30, 36 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 76/30। और अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इसको तो ये कितना हो जाएगा भाई, 14 ऊपर और ये 76 नीचे। तो अगर मैं इसको मैं कितने से काटूँ, 2 से काटूँ तो 38, और ये हो जाएगा कितना, 7, ये हो गया हमारा 19, और ये हो गया हमारा 15। 15×6 = 90, 15×7 105 को जब मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो 19/95, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक गोले का आयतन 144 पाई है, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो हमें बताना है कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी। हमें अच्छे से जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, तो केवल ये देखो, ये तो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, इससे तो मतलब ही नहीं। तो त्रिज्या जितनी बढ़ेगी उतना ही गोला का आयतन बढ़ जाएगा। तो त्रिज्या पहले क्या कर दिया, त्रिज्या को दुगुना कर दिया, तो पहले आर क्यूब थी, अब दुगुना कर दिया, 2r हो गई, तो 2r का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगी 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, यानी कि 1 से बढ़ के 8 हो गई। तो कितनी बढ़ी, 7 बढ़ी। कितने पे, 1 पे बढ़ी। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ तो कितनी परसेंट बढ़ जाएगी भाई, 700% जो आयतन है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 6 से करूं तो कितना आ गया, 72। अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 2 से करूं तो 0.2 से, तो कितना आ गया, 2.4। इसी तरीके से अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 0.75 से करूं तो कितना आ जाएगा भाई, 1.5 आ जाएगा, 4.50 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इनको जोड़ूं तो 72, 2 74, 4 78, ओके, 78.90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेसिपी में 5 सर्विंग के लिए इतने लीटर दूध की जरूरत होती है। 5 सर्विंग के लिए इतने लीटर दूध की जरूरत होती है। हमें बताना है कि 3.75 लीटर दूध से कितनी सर्विंग हो सकती है। ओके, अगर मैं एक सर्विंग की बात करूं, एक सर्विंग, तो एक सर्विंग के लिए कितना दूध, एक सर्विंग के लिए हो गया 0.125 दूध। यस, 0.12 0.125। ठीक है, ठीक है, एक सर्विंग में हमें 0.125 लीटर दूध की जरूरत है। अब अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 0.375। उसके लिए कितनी दूध की जरूरत पड़ेगी हमें, कितनी सर्विंग की जरूरत पड़ेगी, 3 सर्विंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने 3 गुना किया ना, तो 3 सर्विंग की जरूरत पड़ेगी। पूछा कितना है, कितनी सर्विंग की जरूरत। अब देखो यहाँ पे दूध 0.375 ना होके कितना हो गया, 3.75। यस और नो, यानी कि मैंने इसके नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमें 30 सर्विंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, डी और ई निवेश करते हैं। तो देखो भाई, एक डी है और एक ई है। इन्वेस्ट किया, डी ने तो कितना किया, डी ने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, और 4 माह बाद बराबर इन्वेस्ट करते हैं डी और ई दोनों, है ना। और 4 महीने बाद डी ने 10,000 रुपए और जोड़ दिए, कुल लाभ 33,000 का हुआ।
तो हमें पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट को जितने टाइम के लिए करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। अब सपोज करो कि डी ने x रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 4 महीने तक किया। 4 महीने के बाद क्या किया उसने, इसमें 10,000 रुपये और जोड़ दिए, ठीक है, बाकी के 8 महीने के लिए। अब ई ने भी एक्स का इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि बराबर का किया था, लेकिन ई ने तो 12 महीने के लिए यही रखा बस। और अगर मैं ई का हिस्सा देखूं तो 15,000 है और कुल लाभ कितना है, 33,000। तो इसका डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 18,000। यस और नो। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो भाई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये रेशियो में है तो मैंने दोनों तरफ से ये काट दिया। तो अब देखो हमारा जो डी का अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक्स प्लस एक्स, 2x और 3x बन गया भाई, 3x प्लस में 20,000, यही बनेगा। और अगर मैं ई का अमाउंट देखूं तो वो हो जाएगा हमारा 3x। और उनका जो ये फाइनल रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये कट जाएगा भाई 18/15। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 15 तिया 45, 18 तिया 54, यानी कि ये हो गया हमारा 9x और ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। यस और नो, 3 लाख। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो हमारा 9 तिया 27, 3333 आता रहेगा भाई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स 2 है और वाई 5 है, रेशियो में है, तो हमें ये वाला रेशियो बताना है। तो रख दो यहाँ पे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15, और इसका रेशियो देखो तो ये हो जाएगा 7। ओके, तो ये हो गया 19/7। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही पूछा है, हम रेशियो वाली वैल्यू ही रख देंगे। समझ में आई बात, रेशियो वाली वैल्यू ही रख देंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू निकालने की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो भी तो कटेगी ना अगर रेशियो में आएगी तो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी संख्या है जो अगर आप इसका वर्ग करें और फिर इस संख्या का दुगना घटा दें तो परिणाम 80 आएगा। ऑप्शन पहला ही उठा लो। अगर मैंने इसका वर्ग किया और इसका दुगना घटा दिया इसमें से तो क्या 80 आ रहा है, यस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करते हैं तो बेहतरीन तरीका होगा। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर जिसको फॉर्मूला याद है वो निकाल लेगा, 1/2 x1 y2 माइनस में y3। ओके, फिर प्लस करेंगे x2 y3 माइनस में y1। ओके, प्लस में x3 और ये हो जाएगा हमारा y1 माइनस में y2, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। जिसको सोल्व करना है वो सोल्व करते रहो। बाकी बाकी एक दूसरा तरीका, मैं बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। देखो, जो भी निर्देशांक है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7 1 4 6। फर्स्ट वाले निर्देशांक को बस मैं रिपीट करूंगा, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब हमें करना क्या है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। देखो तो कितना हुआ इसका मल्टीप्लाई, 2 हुआ, इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 12 हुआ। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 14। अब ये देखो कितना हुआ, 21 हुआ, और ये देखो 12 हुआ, तो कितना हो गया भाई, 23 और 33। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 19 आ गया, उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 9.5 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो काफ़ी लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। ओके, उसने मरम्मत पर 400 रुपये खर्च कर दिए, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है और 4800 में बेच दिया फाइनली। यस और नो। तो देखो देखो भाई, हम अच्छे से जानते हैं सीपी, एसपी और एमपी। अब एमपी सपोज करो हमारा 100 है, उस पर 20% की छूट दी तो एमपी कितना हो गया हमारा, 80 हो गया। यस और नो। अब क्या किया, फिर भी वो 25% का लाभ कमाते हैं, तो 25% का अगर लाभ कमाते हैं तो कितना हो गया, 4 से 5। यस और नो, 25% का लाभ कमाते हैं तो 4 से 5। अब यहाँ पे एसपी 80 आ रहा है और यहाँ नीचे 5 आ रहा है, इनको बराबर कर दें, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये भी 80 आ गया। अब एसपी कितना आ गया, 80, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4800। तो ये बताओ
ये तो रेशियो वाली वैल्यू है। 4800 पे अगर जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये तो 4800 आएंगे। आप पूछा क्या है? अंकित मूल्य की कीमत, तो अंकित मूल्य हमने कितना माना था? 100 मांगा था। एक्चुअल अगर हमें चाहिए तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा भाई? 6000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्रण में 60 लीटर दूध है, 60% सॉरी, अगर 80 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया गया तो दूध का नया प्रतिशत बताना है कि भाई कितना हो गया। एक बात बताओ कि हमारे पास 80 लीटर का मिश्रण है और उसमें दूध कितना है? 60%, यानी कि 3/5, यानी कि 16 तिया 48। 48 तो क्या है हमारे पास? मिल्क है। तो वोटर कितना हो गया इसके अंदर भाई? 32 हो गया ना वोटर। अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर 20 लीटर पानी और मिला दो, तो भाई हमने इसके अंदर 20 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब कितना हो गया? 52 हो गया। लेकिन मिल्क तो सिमिलर ही रहेगा। अब इनका रेशियो कितना आ गया? ये आ गया। टोटल अमाउंट हो गया हमारा, टोटल जो बिलियन हो गया हमारे पास 100 का हो गया। अब 100 में से हमें बताना है कि दूध का प्रतिशत कितना है, यानी कि मिल्क। तो मिल्क तो हमारा कितना है? 48 है। तो अगर इसका प्रतिशत निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास इसका जो परसेंट आ गया वो 48% आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 15 लड़के 20 दिनों में घर बना सकते हैं, तो 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में दूर कर सकते हैं? तो ये टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट है, M1 × D2, M2 × D2। M का मतलब मैन, D का मतलब डे। तो 15 लड़के 20 दिन। अब क्या है? 20 लड़के और दिन हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। 20 से 20 कट गया तो D2 कितना आ गया है? यानी कि 15 दिन ही ये लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 आदमी एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ओके, 60 आदमियों द्वारा 6 दिनों में किए गए काम का प्रतिशत। अब अगर देखो 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, ओके, लेकिन हुआ क्या कि 60 आदमी लगे और उन्होंने 6 दिन तक काम किया। टोटल काम तो हमारा ये हो गया, लेकिन जो काम कंप्लीट हुआ है, यानी कि कंप्लीट वर्क कितना हुआ है ऊपर वाला, अगर इसको हमें परसेंट में बदलना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं, 20 या 60 और ये चला जाएगा 15, 3 दूनी 6 और ये चला जाएगा 3 पंजे 15, 5 से ये कट गया 20 बार और हमारा जो कंप्लीशन ऑफ वर्क आ गया वो आ गया 40%। यही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। ओके, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। उसका परिमाप 30 है, अगर परिमाप 30 है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है। तो 3x और 6x और ये है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 10 तो लंबाई आ गई और 5 हमारी चौड़ाई आ गई। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई हमारे पास। अगर मैं इनका क्षेत्रफल निकालूं तो ये आ जाएगा 50। इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है? प्रिज्म का कुल आयतन। प्रिज्म का आयतन होता है एरिया को, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। एरिया तो आ गया हमारे पास, अब हाइट और निकाल लेते हैं। तो हाइट कैसे निकलेगी? देखो, ये बोल रहा है कि पहली ऊंचाई पहली परत में 15 सेंटीमीटर से चौथी परत में 9 सेंटीमीटर तक अंगणितीय रूप में घटती है। यानी कि पहली परत 15 की थी, उसके बाद 13 की थी, उसके बाद 11 की थी, उसके बाद चौथी परत 9 की थी। तो टोटल हाइट अगर मैं काउंट करूं तो 20, 33, 38, 48 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब आयतन निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 48 से, तो देखो कितना आया? 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, तो ये आ गया हमारे पास 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 2 प्रकार की चाय मिलाना चाहता है। पहले की कीमत तो 300 रुपये है और दूसरी की जो कीमत है वो 240 रुपये है। अगर मिश्रण को बेचते हैं तो वो 270 रुपये में। ना लाभ होती ना तो लाभ होता ना हानि होती। इट मीन्स जो उसको खरीदा
उसका सीपी जो होगा, मिश्रण का जो सीपी होगा वो भी 270 होगा, यानी कि ये भी सीपी हुआ, ये भी सीपी हुआ और ये वाला भी सीपी हुआ। तीनों सेम टर्म में है, तीनों तीनों सेम ही यूनिट में है। इट मीन्स एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन लगाने के लिए माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 30 और ये भी 30। अगर रेशियो निकालूंगा तो 1:1 हो जाएगा। दोनों विलियन का रेशियो 1:1 है, यानी कि दोनों जो चाय है उसकी जो क्वांटिटी है वो 1:1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक कितने हैं भाई? 30 छात्रों के औसत अंक 62 है, लेकिन हुआ क्या, 62 के बजाय 82 दर्ज हो गया, यानी कि 20 अंक है वो ज्यादा दर्ज हो गए। अब ये ज्यादा दर्ज हो गए तो इस 20 अंक को हमें कम भी करना है। अब 20 अंक को कम करें, लेकिन कितने लोग हैं टोटल? 30 छात्र है ना, टोटल 30 छात्र में अगर मैं इस 20 को डिवाइड करूं, बांटू, तो कितना कम हो जाएगा? 0.66 कम हो जाएगा। एवरेज में 0.66 कम हो जाएगा, तो माइनस इसका 0.66 में कम करूं तो ये कितना आ जाएगा? 61 पॉइंट में 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। दे रखा है साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू √2। पूछ लिया ये, दोनों तरफ से अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। वह बिंदु याद करो जहां y इक्वल टू 5x माइनस 10 है, x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये x अक्ष है और x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित करेंगे यहाँ पे, कहीं भी। ओके, तो मेरे को ये बताओ x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? y की वैल्यू यहाँ पे 0 ही तो होगी। तो बस कुछ नहीं करना, हमें y की वैल्यू 0 पुट करना है, तो 5x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर से पुट कर दो समीकरण में x की वैल्यू 2, तो 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। 8 भुजा वाले बहुभुज के 7 आंतरिक कोणों का योग तो दे रखा है। अगर मैं 8 भुजा वाले सभी आंतरिक कोणों का अगर मैं योग निकालूं तो 2n-4 इंटू 90, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू 8 है, -4 है, इंटू 90, तो 8 दूनी 16 में से 4 गए 12, 12 नंबे 108, यानी कि 1080। लेकिन 7 का योग तो हमें दे रखा है 1000 है, तो 8वें का आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ये 8वें कोण का आंतरिक कोण है, लेकिन पूछा कौन सा है? बाह्य कोण। तो बाह्य को देखो, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इंटरनल तो हमें पता है 80 डिग्री है, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा भाई? 100 डिग्री हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। दो त्रिभुज पी क्यू आर और एस टी यू, तो भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज के आपस में, एक और भुजा बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो देखो दो भुजा बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, तो सर्वांग सब तो है, लेकिन कौन सा नियम लगेगा इसमें? SAS लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब एक चीज बताओ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अंदर देखो, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो देखो ये √2 बन रहा है और ये √3 बन रहा है। अगर ये a मान लो, इसको b मान लो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो 5 बन रहा है ना। तो देखो ये यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास? √2 प्लस √3, यही बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा? √2, यही बनेगा। और अगर मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, √2 को ऊपर और √2 को नीचे से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस में √6/2। लेकिन इसका तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है, मुझे ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक जीवा वर्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर उसी जीवा द्वारा बनाया गया कोण। भाई केंद्र पर 70 डिग्री का कोण और शेष भाग के किसी बिंदु पर, यानी कि अगर परिधि पर कहीं पर भी अगर वो बनाएगा तो आधा बनाएगा, इसका हाफ ही तो होगा, 35 डिग्री आंसर हो जाएगा।
वर्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है जीवा के द्वारा, तो परिधि पे आधा बनेगा भाई इसका। सिंपल है, बहुत छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा। एक वर्त एक नियमित पंचभुज के अंतर्गत बना है। पंचभुज की एक भुजा द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण बताना है। एक भुजा द्वारा, एक बात बताओ, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? अगर मैं इससे निकालूं 2n-4 इंटू 90 से निकालूं तो n की वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी 10 में से 4 गया 6, तो 540 आ गया। तो ये जो 540 आया ये तो सभी कोणों का योग आया है, लेकिन हमें बताना है एक कोण कितने का होगा। तो 540 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। पूछा क्या है, एक भुजा की द्वारा वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? केंद्र पर, पंचभुज की एक भुजा के द्वारा वर्त के केंद्र पर, हाँ तो पंचभुज का जितना भी कोण बनेगा उसको 5 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। हाँ ठीक है, ओके सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, साइन एक्स बराबर कितना है? 1/√10। तो साइन क्या होता है भाई? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? √10। और अगर मैं आधार की बात करूं तो पाइथागोरस से 3 निकाल लिया। सेक एक्स पूछा है, सेक एक्स होता है भाई कर्ण अपॉन आधार, यानी कि √10/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 75। तो ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए वेरी शॉर्ट मेथड से। जो भी हमने ट्रिक लगाने की कोशिश करी है यहाँ पे कि तो सॉल्यूशन को छोटा से छोटा करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि नई जो वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभ्यास करते रहिए, कंटिन्यू कंटिन्यू इस सीरीज से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली सीरीज के साथ, तब तक नमस्कार।